नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 50 अध्याय मैंने पूरे करके आपको सुना दिए हैं और आज 51 यानी 51वें अध्याय की बारी है। 51वां अध्याय शुरू करने से पहले 50वें अध्याय तक क्या हुआ थोड़ी सी मैं आपको बानगी दे देती हूँ। गोबर लौट आया है शहर से अपने गांव और चूंकि वो इस स्थिति में वहां जाकर शहर में उसने थोड़ी मजदूरी की और थोड़ा सा ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, तो वो इस स्थिति में आ गया है कि अब वो थोड़ा बहुत पैसा और उपहार लेकर के अपने गांव लौटा है। और उसी का सारा वर्णन पिछले 48-49-50 अध्यायों में हम लोग पढ़ रहे हैं। लंबा प्रेमचंद जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया है गोबर के आगमन का। पिछले 50वें अध्याय में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उपहार वगैरह बांटने के बाद, अपनी पत्नी से उल्हाने भरे संवाद सुनने के बाद गोबर को जब यह पता चलता है कि पंचों ने उसके परिवार से डांड वसूला इस बात का कि वो कैसे अपनी गर्भवती प्रेसी को छोड़कर भाग गया, इस बात से गोबर बहुत तलखी में है, बहुत खिन्न है जब से उसकी मां ने उसे बताया है। और अब वो बाहर गांव का जायजा लेने निकला है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे महसूस होता है कि गांव में कमोबेश कुछ बदला नहीं है, वैसा सही है। धूल धूसरे तो बच्चे खेल रहे हैं गांव की गलियों में। उसे कुएं पर ठाकुर झिंगुर सिंह मिल जाते हैं नहाते हुए। तो बहुत बारीकी से प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है कि चूंकि गोबर कमा के आ गया है तो थोड़ी गर्व की भावना उसके अंदर है और वो बहुत सिर उठा के चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी हम फील कर सकते हैं इन चैप्टर्स में। झिंगुर सिंह उससे कहते हैं कि अब तो तुम बहुत अच्छे से कमाने लग गए हो और ऐसा करो कि मेरे बेटे भवानी को भी शहर में नौकरी पे लगवा दो। गोबर जिससे भी मिलता है और खास तौर पे ऐसे लोगों से जिससे उसका और उसके परिवार का कड़वाहट भरा संबंध रहा है, बहुत ही तलखी से और बहुत ही खिन्नता से वो जवाब देता है और कटाक्ष करता हुआ उनको प्रत्युत्तर देता है। गोबर कहता है कि शहर में बेशक काम बहुत है, लेकिन ईमान की और परिश्रम की कद्र है और तुम्हारा बेटा वो कर नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो आगे चला जाता है और ठाकुर जो है वो झिंगुर सिंह उसको अबाक देखते रह जाते हैं। आगे बढ़ता है तो पंडित माता दीन से उसकी भेंट हो जाती है और वो भी बहुत आश्चर्यचकित हैं क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि गोबर जो है वो काफी संपन्न हो चुका है और अब वो विपन्न स्थिति का व्यक्ति नहीं है। वो उससे पूछते हैं, उसकी रोज की आमदनी के विषय में चर्चा करते हैं और वो भी मनुहार करते हैं कि किस तरीके से अगर वो शहर पहुंच जाएं तो क्या उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। तो इस बात पर भी बहुत कटाक्ष भरा संवाद हुआ है माता दीन और गोबर के बीच में। गोबर उनसे कहता है कि आप तो उच्च जाति के व्यक्ति हैं, जो किसी के भी परिवार से किसी भी स्थिति में किसी भी अवसर पर पैसा कमाना जानता है, जो जन्म में, मरण में, विवाह में, मुंडन में, हर तरीके के अवसर पर जाकर कमाई कर लेता हो, उसको शहर जाके कमाने की क्या जरूरत है। तो थोड़ी सी कड़वाहट है गोबर के अंदर और इसका मुजाहिरा दिख रहा है हम लोगों को इन चैप्टर्स में कि कैसे वो तलखी भरे जवाब दे रहा है सबको। माता दीन जो है वो खिसिया के रह जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है और इसी बीच में प्रेमचंद जी ने कहा है कि उसके आसपास चल रहे जो उत्साहित और जिसको कहना चाहिए कि बहुत जो कीन, जिनमें बहुत जिज्ञासा है, ऐसे युवक गांव के, वो ऐसे जवाबों से बड़े प्रसन्न होते हैं, ताली बजाते हैं और उसका उत्साहवर्धन करते हैं। एक तरीके से गोबर जो है वो इस तरीके की बातें करके और अपने लहजे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से फिलहाल गांव का हीरो बना हुआ है। और इसी में आगे क्रम में ये तय होता है कि होली आने वाली है और लड़के जो हैं साथ के वो कहते हैं कि इस बार होली अलग तरीके से मनाएंगे और उसमें ये है कि होली ऐसे मनाई जाएगी कि जो ये लोग हैं, जो साहूकार हैं, जो गांव के ठेकेदार हैं, उनको मजा चखाने के लिए होली का आयोजन किया जाएगा। यहां पे मैंने आपको खत्म किया था। तो 51st चैप्टर में क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग उठी, दूधिया भी, नमकीन भी, रंगों के साथ कालिक भी बनी और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए।
होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर सॉन्ग निकले, पंचों की भद्द उड़ाई जाए, रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं है, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। ये प्लान बन रहा है कि इस तरीके से एक तरीके से होली में सबको एक्सपोज किया जाएगा होली के बहाने। भोजन करके भोला से मिलने चला। जब वह अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। भोला आपको याद है, एक तरीके से गोबर का ससुर है भोला, जो जिसकी बेटी है झुनिया, जो भोला की प्रेसी है। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ, भोला गोई ले गए हैं, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में न बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी, 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की ही थी। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते वो करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल कर ले गए। और तुम्हें क्या कहूं, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपए डांड के भरे, ये गऊ होने का फल है। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो मैं देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात न करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता। लेकिन तुम तो बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया ये अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम तो अंधेरी करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निवाह होता क्या। जवान लड़की बैठी है, उसका कहीं भी ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में बिरादरी ही काम आती है। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी तो सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। बोलो, इसलिए कि घर में रोटी नहीं थी। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था कि लड़के की अकल कैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करूंगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है क्या। हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ देते हो। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर अकेले चला गया। मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। भोला, क्या सहज में कोई गोई देगा। तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूं दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई, एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिलती हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया। होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने गोबर को रोका क्यों नहीं। अगर वे डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी नहीं जाता। और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता है। वो हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरामदे के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है, कोड़ियां समेट ली और भागने लगे। सहसा जंगी ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूं रामराज, आज ही आया हूं। सोचा मैं हूं रामराज नहीं, आज ही आया हूं, सोचा सबसे मिलता चलूं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे से काट रहा हूं। जिस राजा की नौकरी में हूं उसने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाएं तो लेते आना। चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं हैं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौदे जूते भी मयस्सर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, सवरे हुए बाल, पूरा बाबू बना हुआ था। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया था। जुआरी था ही, उस पर गांजे की भी लत थी और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया, बोला चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा मक्खी तो मार रहा हूं। कितने रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता न करो, सब कुछ अपने हाथ में है, जो चाहोगे हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना है। काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह है क्या। जगह की कौन कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं गए हैं।
दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी लेते हो। अब मैं बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ बेखटके चलो, होली के बाद। हाँ तो बात पक्की रही। दोनों आदमी बात करते करते भोला के द्वार पर पहुंचे। भोला बैठा सुतली काट रहा था। गोबर ने लपक कर उसके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच में भर आया था। बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद किया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर की, तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगेगा मुझे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो तो अब मैं क्या कहूं। जाओ, जैसे मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे, कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया हो। जंगी घर पर ही एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ देता है, अपना तो बोझ उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने तब ना सिर पर आ पड़ती है तो आदमी अपने आप समझ जाता है। तो कब जाने का विचार है। होली करके चला जाऊंगा, यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला जमा लूं, फिर निश्चिंत होके जाऊंगा। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूं, लेकिन जब उनसे बैठा नहीं जाता। वहां किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो एक दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा के भिजवा दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती। नहीं, वहां कोई डॉल हो तो मैं भी चला चलूं, यहाँ कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा वहां है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ ₹10 का सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहां 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लोगे। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया इस जंजाल से जी उब गया है, जंगी का हाल देखते ही हो। कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख में कहाँ एक रोटी खा लूं और पड़ा रहूं, कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तब बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है, मन भर दूध की निकासी का जिम्मा तो मैं ही लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध तो मैं ही ले लूंगा, तुम्हें किसी चीज का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है, मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना, यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही है बेटा, घर में ही तो है, बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तो तुम और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए कि झुनिया भले घर में है और आराम से है, मैं उनके खून का प्यासा हो गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। नया चैप्टर शुरू किया है प्रेमचंद जी ने, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको अगली बार ही सुनाऊंगी, वो भी लंबा है, लेकिन देखिए कितना रोचक है। आदमी की आर्थिक हैसियत बदलते ही पूरा परिदृश्य बदल गया है गांव का। ऐसे लोग जो उसे पास खड़े नहीं होने देते थे, अब वो जो है याचना भरे स्वर में उससे काम मांग रहे हैं। और भोला को देखिए कैसे वो एकदम उसने यू टर्न लिया है। प्रेमचंद हर चीज को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं। उनका जो मनोवैज्ञानिक धागा चलता है बिटवीन द लाइंस, वो आप देखिए कितना कितना रोचक होता है। और ऐसा लगता है कि वो उपन्यासकार कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा थे। 52वें अध्याय के लिए बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए रचना वंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।